चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से वो क्लास कैंसिल करनी पड़ी। अब जरा आगे समझने की कोशिश करिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या डिस्कस कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने आपको बताया कि जैसे लीनियर मोशन में किसी बॉडी के पास कितना मोशन है उसको मेजर करने के लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। वैसे ही रोटेशनल डायनेमिक्स में अगर हम किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में कितना मोशन अपने पास रखती है, अगर उसको मेजर करना चाहें कितना मोशन रोटेशनल मोशन में किसी बॉडी के पास, उसको एक टर्म से मेजर किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम इन जनरल जे से या फिर आपका किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन contained by body in rotation motion। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर सपोज एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल और आपके पास क्या है, कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ये कोई फिक्स पॉइंट है, यहां से सपोज करिए r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है। देखिए उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ आउट कर दिया। इस पार्टिकल का सपोज करिए इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है? t। ठीक, अगर मैं बोलूं ये पार्टिकल अगर आपके पास कौन सी एक्सिस पर घूम रहा है, y एक्सिस पर अगर घूम रहा है, देन अगर आपको इसको मोमेंटम अगर बताना होगा इस पॉइंट O के अबाउट, अगर इस पार्टिकल P का अगर आपको क्या बताना होगा? एंगुलर मोमेंटम बताना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस P को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस P के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा P cos थीटा, एक कंपोनेंट बनेगा P sin थीटा। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा इसमें से P cos थीटा और P sin थीटा, इनमें से कौन सा कंपोनेंट इसको आपके पास घुमाने में हेल्प करेगा? आपको ये दिख रहा होगा इस पॉइंट का अबाउट ये जो P sin थीटा है इस बॉडी को क्या करने की कोशिश कर रहा है? घुमाने की कोशिश कर रहा है। इस पार्टिकल P को घुमाने की कोशिश कौन कर रहा है? P sin थीटा। डिफाइन किया तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट, जब भी किसी बॉडी के आगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का आगे मोमेंट टर्म लगता है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? r से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मास मूवमेंट, तो मास को r से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास मूवमेंट। वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स को हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही इन जनरल जब हम मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई करते हैं जो क्वांटिटी बनती है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इन जनरल हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो जब किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकाला जाता है किसी पॉइंट का अबाउट, देन दिस इज कॉल्ड आपके पास क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? एल वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं बोलो? r क्रॉस p, या फिर आप इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा आपको क्या निकालना है? मोमेंटम आपको निकालना है मोमेंट। तो किसका? इस p का। लेकिन p का कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है? p sin थीटा। तो मैं मोमेंट कैसे निकालूंगा? मैंने कहा r से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको मोमेंटम को, कितना आ जाएगा? r into p sin थीटा। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे r p sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? l वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा? r क्रॉस p। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। अब अगर आपसे बोले पहली बार ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में तो डायरेक्शन वैसे बताएंगे a क्रॉस b इक्वल टू c है। तो कैसे बताएंगे डायरेक्शन? डायरेक्शन बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड, ठीक है, कर्व रूल या फिर स्क्रू रूल जो भी है, ठीक है, कर्व रूल आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब r के अमाउंट फिंगर रखोगे, p की तरफ मूव करोगे। जैसे अगर यहां बताओगे तो अगर आप बताना चाहोगे जैसे सपोज कर लीजिए r है, p इधर की तरफ, तो r क्रॉस p करोगे तो मूवमेंट ये इसका जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा होगा यहां नहीं आ रहा होगा। अगर आप r नहीं करोगे, r यह p उधर इधर की तरफ है, तो r क्रॉस p करोगे तो एंगुलर मोमेंटम इधर की तरफ नहीं आ रहा होगा। ये बात सुनी? तो ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, बाकी इसके यूनिट के बारे में अगर निकालना चाहोगे तो ये होता है केजी मीटर पर सेकंड। ये मीटर एक और लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो यूनिट निकाल सकते हो मोमेंटम की होती है केजी मीटर पर सेकंड, तो मीटर एक और होता है मीटर पर सेकंड आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, तो ये है। अब एक बात ये भी ध्यान में रखना, आपने वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, वहां डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू आपका एच कट बाई 2 या एच कट के आसपास आता है। उस रिलेशन में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो डेल्टा एक्स से डेल्टा पी एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एच कट। कभी कभी आपको प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन पूछ ली जाती है, तो जो प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन हो वो आपके पास किसके इक्वल होती है? क्योंकि वहां एक्स डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी एक्स मतलब
आपको ये समझ में आना चाहिए, लेंथ का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, मोमेंटम का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बनेगा, मोमेंटम बनेगा। वो एक्चुअल में हम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हो, और मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, हम बोलते हैं h कट बाई 2। तो आपको ये समझ में आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो किसके इक्वल होती है, प्लेन कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन राइट हैंड आपके पास टर्म रूल से बताएंगे। ठीक है, जैसे अगर बॉडी सपोज के लिए ऐसे घूम रही है, सपोज के लिए कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, एक मास का पार्टिकल आर डिस्टेंस पे ऐसे घूम रहा है, ठीक। देन अगर मैं बोलूं इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, तो आपको एंगुलर मोमेंटम की आपको आर आर ऐसे रखना है, पी कहां की तरफ होगा, इसका अंदर की तरफ होगा, ये समझ में आ रहा है कि ऐसे घूम रहा है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर कहां होगा, टेंजेंशियली होगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम अगर निकालोगे तो आर क्रॉस पी, तो कहां एल कहां की तरफ चलेगा, ये एल पर की तरफ चलेगा। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास सपोज के लिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, देन जब ये ऐसे आपका अभी कैसे घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, देन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां की तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। देखो इसको एल या जे से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम में एल भी लिख के आ सकता है, जे भी लिख के आ सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम को एल या जे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आर जाएगा या बी की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक, तो आर क्रॉस बी करोगे तो एल आ जाएगा। अब कुछ बातों को जरा समझने की कोशिश करिएगा, अगर मुझे किसी बॉडी का अगर मोमेंटम निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला भी बताया है, एल इक्वल टू आर cos t। ठीक है, तो एल वेक्टर इक्वल टू हमने देखा आर p sin थीटा। ठीक है, इसको अगर ओपन करोगे तो, या फिर अगर हम इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश करें, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, mv लिख सकता हूँ, आर mv कितना sin थीटा। अब जैसे अगर आप देख रहे थे, अगर कोई पार्टिकल ना सर्कल में चल रहा है, ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन, अगर मैं बात करूं किसके लिए, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करूं, देन अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, देन उस कंडीशन में आपको पता है कि आर ये होगा और मोमेंटम का होगा अंदर की तरफ। कहने का मतलब है ये जो पी और आर होंगे वो कितने एंगल पे हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट है और ये आपके पास क्या रेडियस है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। देन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ठीक, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एमवीआर, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं भाई थीटा इक्वल टू अगर आपके पास कितना हो गया, 0 डिग्री, और आपके पास क्या, आपके पास 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आपके पास क्या हो गया, थीटा इक्वल टू आपका 180 डिग्री, देन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0। मतलब अगर ध्यान में रखना, जैसे आपने देखा था मोमेंटम के दो कंपोनेंट बने थे, एक बना था अगर इन जनरल केस में पी cos थीटा, एक बना था पी sin थीटा। लेकिन आपको पता पी cos थीटा इसको घुमा नहीं सकता था, अभी मैं थोड़ी देर पहले जो सिचुएशन मैंने आपको बताई। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो किसका अलॉन्ग आ रहा था, इस रेडियस वेक्टर का अलॉन्ग। ये ध्यान में रखना, अगर इसमें आर और पी अगर एक लाइन का अलॉन्ग हो जाएंगे, जैसे कल आर और अगर एफ अगर एक ही लाइन का अलॉन्ग हो जाएंगे, देन उस कंडीशन टॉर्क कितना आता था, 0। वैसे ही अगर किसी बॉडी में अगर रेडियस वेक्टर और पी अगर एक एक ही लाइन में रहे, देन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उस समय बॉडी का, 0। ठीक है, इफ ऐसा हो सकते हो आर एंटी पैरेलल, ठीक है, हो सकते हो एंटी पैरेलल, हो सकते हो एंटी पैरेलल टू पी पैरेलल, देन जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये है, अगर किसी बॉडी में अगर उसका आपके पास रेडियस वेक्टर और मोमेंटम एक ही लाइन के अलॉन्ग है, देन उस कंडीशन में मोमेंटम कितना आएगा, 0। बस में नहीं, मोमेंटम आपके पास कब देखने को मिलेगा, क्या किसी एंगल पर, ये बात में नहीं आई, उसके साथ क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होनी चाहिए एक्सेस से, और दूसरा आपके पास रेडियस वेक्टर और आपके पास मोमेंटम के बीच कुछ ना कुछ एंगल भी होना चाहिए। चलिए इसमें क्वेश्चन लिखिए, देखो यहां पर ये भी बता देते हैं, यहां पर आर वेक्टर वही है जो कल हमने डिस्कस किया था कहीं पर, कल कुछ बताया था कि भाई आर वेक्टर क्या होगा, भाई आर वेक्टर होगा आरपी माइनस आर 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 नॉट या आर जीरो आर वो बोल सकते हो। आरपी क्या था, जिस पॉइंट पर आपको फोर्स दिया लगा हुआ था कल,
यहाँ पर क्या होगा, जिस पॉइंट पर आपको वहां मोमेंटम आपको देखना है, जिस पॉइंट पर मोमेंटम आपसे पूछा है, ये बात सुनिए, और जिसके अबाउट पूछा होगा वो क्या होगा, आर नॉट होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। इफ आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जी कैप, ठीक, एंड माइनस ऑफ ए कैप। आपको क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप सिंपली क्या कर देंगे, अगर आप बोलो आर क्रॉस टी, क्या कर देंगे, आर क्रॉस टी। तो एल वेक्टर इक्वल टू आर, आर क्रॉस टी, आर की ये किसमें सॉल्व हो जाएगा, डिटरमिनेंट में सॉल्व हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या है बोलो, आई जे के, या जाएगा 1 1 2, या जाएगा 1 1 माइनस 2। सॉल्व कर दो इसको, जैसे इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, आई कैप, ये रो ये कॉलम क्लोज, ये रो ये कॉलम क्लोज, कितना आ जाएगा, -2 -2 -2, ठीक है, ये रो ये कॉलम क्लोज, -2 -2, इसे मल्टीप्लाई करो -2 हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, -2 प्लस कितना आ जाएगा, 8 है, ये रो ये कॉलम क्लोज, ये आ जाएगा 1 ये -1, तो कितना आ जाएगा, ये 0। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 आई कैप आ गया, जो आ रहा वेक्टर आ रहा है आपके पास कितना, माइनस का 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, रूट के अंदर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर अगर बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 रूट 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 रूट 2। यूनिट आ जाएगी क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ जाएगी यूनिट। तो ऐसे ही करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये वही है, ये आपके पास जो कल आपने लिखा था आर पी माइनस का आर नॉट, ठीक है, टी जिस पॉइंट में मोमेंटम है पूछा आपसे, ठीक है, आर नॉट जिस के अबाउट आपको निकालना है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखो आपने लीनियर मोशन में क्या देखा था, अगर बात करें लीनियर मोशन में, हमने रिलेशन देखा है, क्या देखा कि जब किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने लीनियर मोशन में देख रखा है। अगर मैं यहाँ एफ एक्सटर्नल अगर बोल दूं कितना बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0, देन dt बाय dt कितना आता है बोलो, 0, मतलब t क्या है, कांस्टेंट, t कांस्टेंट मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। मतलब अब जरा यहाँ पर t कांस्टेंट कहने का मतलब ये नहीं कि अगर मान लो कोलिजन वाली चीजें होती है तो इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी वगैरह चेंजेस होते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये सिस्टम के मोमेंटम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट किसके बारे में बात हो रही है, तो सिस्टम के बारे में। तो पहली बात p इक्वल टू कांस्टेंट मतलब p इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, p फाइनल, मतलब मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। पहली बात, अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स अगर 0 होता है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, पहली बात लीनियर मोशन। अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन में, फोर्स की जगह देखो बॉडी को रोटेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, बिना टॉर्क के आपको पता है कि बॉडी रोटेट कर नहीं सकती। तो पहली बात फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी कितना आ जाएगा, आ जाएगा डिवाइड, ठीक, तो टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीएल बाई डीटी, सिमिलर रिलेशन है बिल्कुल। अब जरा समझने की कोशिश करना, फिर से अगर मैं बोलूं कि टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देन डीएल बाई डीटी कितना आ जाएगा, 0। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, अगर किसी बॉडी में एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट बोलेगा, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इस तरीके से हो, चाहे 3 4 ऑप्शन बना के देके देगा, एनर्जी कांस्टेंट। तो अगर टॉर्क अगर 0 होता है, कल मैंने ये बताया था टॉर्क 0 होता है तो फोर्स 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या आएगा। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है, देन डीएल बाय डीटी 0, इट मींस बोलो किसी का डिफरेंशियल अगर 0 होगा तो क्वांटिटी कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट कहने का मतलब यह है कि आप ये ध्यान में रखें कि सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा
वो क्या रहेगा बोलो, कांस्टेंट। मतलब ड्यूरिंग मोशन आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे, ड्यूरिंग मोशन अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। ठीक, तो एल आपके पास एल कितना होगा, इसका मतलब एल एफ, मतलब एंगुलर मोमेंटम किसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर मोमेंटम का सही, अगर कंजर्व है तो इसको बोलते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0, देन आप बोलते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, आपके पास क्या किसी कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क जीरो, दैट मींस दिस कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूं, द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर ऑफ अ body changes from a naught to 4 a naught in 4 seconds, then the torque acting on it, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, a नॉट से 4 a नॉट हो गया, कितना हो गया, a नॉट से 4 a नॉट, देन आपके पास क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ऑप्शन ए 1/2 a नॉट, ऑप्शन बी है आपके पास 3 a नॉट बाय आपके पास 4, ऑप्शन सी है a नॉट बाय 4, ऑप्शन डी है आपके पास a नॉट बाय 3, ये चार ऑप्शन है। देखो अभी मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में एक रिलेशन है, क्या जरा बोलो, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू क्या है बोलो, dl बाय dt है। अब टॉर्क में जरा देखो, टॉर्क कितना चाहिए, dl मतलब चेंज, चेंज कितना हो गया, a नॉट से 4 a नॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, lf माइनस li, तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 a नॉट माइनस आपके पास होता है a नॉट, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, समझ आ रहा है यार, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम कितना हुआ, कितना टाइम लगा इसको, 4 सेकंड, तो 4 मिनट हो गए, तो एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 a नॉट बाय 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा। नेक्स्ट एक रिलेशन जरा समझने की कोशिश करना। हमने देखा था अभी एक पार्टिकल जो है कि भाई अगर कोई पार्टिकल में सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है, आर डिस्टेंस पर, रेडियस आर, ठीक है, p मोमेंटम के साथ, ठीक है, देन इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, ये समझ में आई बात। तो अगर सर्कल में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकता था मैं, ये लिख सकता था r क्रॉस p, यानी कि डायरेक्टली मैंने लिखा था, अगर आपको समझ में आया था सिंपलीफाई करके mvr। अब देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा लिख सकता हूं, अगर इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये सिस्टम घूम रहा है। अभी ये मैं केवल पार्टिकल के लिए बता रहा हूं, बाद में इसको आप किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है। ठीक है, जैसे सिलेंडर, जैसे आपके पास कोई रॉड, ठीक है, जैसे कोई स्फेयर, कोई स्फेरिकल सेल, कोई रिंग, ऐसे। तो v इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, r ओमेगा, तो n इक्वल टू आपके पास क्या लगा सकते हो, यहां पर m की वैल्यू ऐसे लेंगे तो ये आपको r ओमेगा हो गया इनटू आपके पास कितना r, तो n की वैल्यू कितना आ गई m r इनटू r, r स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब मुझे बताओ m इनटू r स्क्वायर क्या होगा, अगर इस पार्टिकल का मास m है, इस एक्सिस पर घूम रहा है r है, देन m इनटू आपके पास r स्क्वायर क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, l इक्वल टू i ओमेगा। ऐसा नहीं है केवल पार्टिकल के ऊपर ही अप्लाई होगा, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी आल्सो यूज्ड। इसे लिख देना, इसे एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये समझ आना चाहिए। मैंने कहा आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है करके शॉर्टकट में। अब देखो ये है आपके पास एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन है। ठीक है,
अब ये समझने वाली बात है। चलिए एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें क्या जरा समझने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपके पास क्या एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम यहां से इसको डिस्कस करें, एक मिनट वेट करना। तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल होते हैं। ठीक है, क्या देखिए, जैसे आपने देखा कि अर्थ जो है वो सन के अबाउट आपके पास क्या कर रही है, घूम रही है। तो जब आपको ये समझ में आना चाहिए, आप जब देखोगे, जब टॉर्क निकालोगे किसका, अर्थ का, ठीक है, तो आपके पास अर्थ अर्थ पर सन की वजह से, क्योंकि पता है ना आपके पास किसके अराउंड घूम रही है, अर्थ आपके पास सन के अराउंड घूम रही है। देन जो टॉर्क आएगा वो नेट टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ नहीं है? तो अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, अगर नेट टॉर्क अगर गिरे तो मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है बोलो, कंजर्व्ड रहेगा। किसका, अर्थ का। मतलब अर्थ सन के अबाउट अगर घूमेगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, उसका कंजर्व्ड रहेगा। ऐसे अगर कोई सिस्टम अगर फ्रीली अगर मूव कर रहा है और उस पर अगर उसका अगर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, सिंस उसके एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, 0, देन डीएल बाई डी टी इक्वल टू आपके पास कितना है, 0। एल क्या है, कांस्टेंट। एल कांस्टेंट अभी मैंने बताया था, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए एल को क्या लिखा है बोलो, आई ओमेगा। आई ओमेगा क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होगा। अरे होगा नहीं होगा, एल को क्या लिखा, आई ओमेगा आया था। आई ओमेगा मतलब ओमेगा, अगर मैं यहां से अगर लिखूं ओमेगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या आ गया बोलो, आई। मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या आ गया बोलो, कितना, आई। अब जरा समझना, मतलब अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, अगर उस बॉडी के अगर आपके पास इनर्शिया में छेड़छाड़ की जाए, मतलब उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, देन उसके एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो, इसकी ये चेंज हो सकती है। जैसे इसको मैं इंक्रीज कर दूं, अगर किसी बॉडी का पर नेट टॉर्क अगर आपके पास 0 है, एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट है, और उसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज कर दूं, अगर इसको इंक्रीज कर दोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा, अगर मैं आई को अगर आपके पास क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, ये इंक्रीज होगा, इसको इंक्रीज करूंगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आई नहीं आई बात? तो इनवर्स रिलेशन है ये बात। इसका मतलब आई को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जरा समझ, इसके कुछ एग्जांपल होते हैं। हो सकता है तुमने वो देखा होगा, ओलंपिक में एक गेम होता है स्केट डांसिंग करके, देखा वो किसी ने? नहीं तो आज यूट्यूब में सर्च मारना, ओलंपिक में एक गेम होता है स्केट डांसिंग करके। उसमें देखना कि तो तुमने देखा होगा जब वो उनके हैंड ऐसे करके दूर होते हैं, ऐसे करके। आपको पहली बात, एक बात यहां पर समझनी पड़ेगी, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, मतलब इधर उधर रहेगा, देन उस समय एम आई क्या होगा, ज्यादा। अगर ये अगर मेरी एक्सेस ऑफ रोटेशन में इसके अबाउट अगर रोटेट करूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आई नहीं आई बात? अगर मैं आपको बता रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कह रहा हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिस्टम का क्या है भाई, अगर किसी बॉडी के अबाउट आपके पास जब किसी कोई मास घूमता है, देन उसको हम क्या बोलते हैं बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, घुमाने में जो जितना कष्ट आता है। अगर मैं एक्सटेंडेड बॉडी की तरह हूं, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अपने हैंड को अगर फैलाऊंगा फिर रोटेट करूंगा, तो उस समय मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मैं मास को क्या कर दिया हूं, एक्सेस से दूर ले जा चुका हूं, आर बढ़ चुका है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज हो जाएगा, देन उस समय ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप उसमें देखना, जब वो डांस कर रहे होंगे तो उसमें देखने की कोशिश करना,
जब वो अपने हैंड दूर रख करते हैं, देन वो आपके पास रोटेट कैसे होते हैं, बड़े स्लोली रोटेट होते हैं। और जब वो अपना हैंड जैसे ही पास लेते हैं तो उनकी स्पीड एकदम बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब, जरा समझने की कोशिश करना, आइस स्केट डांसिंग इसका अच्छा एग्जांपल होता है, ठीक है। तो उसमें देखा होगा जब वो अपने हैंड इस तरीके से, उसके दूर हैंड होते हैं ऐसे करके, उसके हैंड कैसे होते हैं, ऐसे दूर, ऐसे करके, ऐसे करके। तो इस समय आपके पास वो अपनी एक्सेस के बाद अगर घूम रहा है सपोज के लिए ओमेगा 1 से, जरा समझने की कोशिश करना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज के लिए कुछ I1 होगा, ठीक, कुछ ना कुछ होगा जिसको मैंने क्या बोला, I1। बाद में उसने क्या कर दिया भाई, अपने हैंड को क्या, तो जैसे ही वो अपने हैंड को स्विंग करेगा तो क्या होगा बोलो, इसका मान लो ओमेगा कितना हो चुका है, ओमेगा 2 हो चुका है, ठीक है। इसके घूमने की जो रफ्तार है वो कितनी हो चुकी है, सपोज के लिए बोलो ओमेगा 2, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बोलो, I2। कितना हो गया, I2। अब मुझे एक बात बताइए यहां से, I1 और I2 में आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? भाई मैंने कहा जब मास एक्सेस के पास में होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम। जब दूर चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, जितना ज्यादा दूर मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा एमआई आएगा। तो अगर आप यहां से क्लियरली ये बात बता सकते हैं कि I1 के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है, देन इसका ओमेगा क्या होगा बोलो, कम होगा। मतलब इस समय ये क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे घूम रहा होगा, जैसे ही हाथ को पास लाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो उसको देखना यूट्यूब में तुम्हें मिल जाएगा वो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब ओमेगा 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, ओमेगा 2, ठीक है। मतलब जब वो अपने हैंड को श्रिंक करेगी, इसने अपने हैंड को क्या कर दिया, श्रिंक, देन आपके पास एम आई, यानी कि आपके पास जैसे स्ट्रिंग करेंगे एम आई घटेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस पर कोई किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा भाई। समझ में आई नहीं आई बात, इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया क्या, नहीं लगाया। तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अगर आपके पास क्या हो रहा बोलो, आई की वैल्यू अगर घट रही है तो ओमेगा क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा बोलो, कांस्टेंट। अगर एक घट रहा तो दूसरों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल होता है, यही एग्जांपल आगे जाके केपलर सेकंड लॉ में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन में, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मुझे एक बात बताओ, अगर ओमेगा अगर चेंज हो रहा है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, समझ में आता नहीं आता है, घूमने घूमने की रफ्तार, समझ में आई बात। अच्छा, अगर ये घूमने की अगर रफ्तार अगर चेंज हो रही है, किसके चेंज होने से, आई के चेंज होने से। आई क्या, किसके, आई कैसे चेंज होगा, बॉडी के मास की वजह से चेंज हो सकता है, रेडियस की वजह से चेंज हो सकता है, एमआर स्क्वायर, हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर पहले अगर ये सपोज कर लिया, अगर घूम स्लोली घूम रहा था तो एक चक्कर लगाने में इसको अगर कम टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर इसका आई अगर घट चुका है तो अब एक चक्कर क्या करेगा, बड़ी जल्दी पूरा कर लेगा। जब ये दूर अपने इसके हैंड दूर थे तो एक चक्कर स्लोली कर रहा था, तो एक चक्कर को पूरा करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और जैसे ही अपने हैंड को पास करेगा तो एक चक्कर क्या करेगा, बड़ी जल्दी पूरा कर लेगा। एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे अर्थ जो है रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, समझ में आई बात। अगर अर्थ क्या करे, अर्थ का अगर साइज मान लो, अर्थ की रेडियस मान लो सडनली श्रिंक हो जाए, 1r/2 हो जाए, आधी हो जाए ओरिजिनल का, और मास सेम रहे, मास कैसा रहे, सेम, देन टाइम पीरियड ऑफ दिन जो डे है पूरा, अभी पता ना आपको 12 घंटे का दिन होता है, 12, ये समझ में आता है, पूरा दिन का डे का जो ड्यूरेशन है पूरे दिन का कितना है, 24 घंटा है। अगर आर के, ये समझने की कोशिश करिएगा, अगर उसके आर में अगर छेड़छाड़ होगी तो क्या, किसमें चेंज हो, क्या चेंज हो जाएगा बोलो, आई चेंज हो जाएगा, आई चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, ओमेगा। मतलब अब अर्थ का जो रोटेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। अर्थ का जब रोटेशन चेंज होगा मतलब एक चक्कर को पूरा करने में आप 24 घंटे नहीं लगेंगे, कुछ अलग हो जाएंगे। जब कुछ अलग हो जाएंगे तो वो कितना अलग हो गया इस चीज को पूछता है। बोलेगा अर्थ घूम रही थी, सडनली उसकी रेडियस आपके पास कितनी हो गई, आधी हो गई, देन मुझे ये बताइए आपके पास क्या जो दिन का ड्यूरेशन कितना हो रहेगा करके, या रिड्यूस बाय, ठीक है, ये ध्यान में रखना, वो बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस टू एंड रिड्यूस बाय।
if suddenly the, ठीक है, if suddenly the radius of earth, ठीक है, if the radius of earth, ठीक है, becomes half of its original value, then the length of day reduced by, ठीक है। अब देखो मैंने ये डायरेक्टली नहीं लिखा, व्हाट विल बी द, आपको ऐसा भी बोल सकता व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे, मतलब दिन का ड्यूरेशन, मतलब कितना घंटा होगा करके, पता ना आपको, अभी बताइए 24 घंटे अर्थ के रोटेशन की वजह से, समझ में आई, मतलब अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में अपनी एक्सेस में कितना घंटा लगता है, 24 घंटा, समझ में आई बात। फिर अगर आपको पता है कि अगर आर में छेड़छाड़ होगी तो नॉर्मल सी बात है, क्या चेंज हो जाएगा, आई चेंज होगा तो ओमेगा, अब वो स्लो फास्ट घूमेगी, जब फास्ट घूमेगी तो एक चक्कर लगाने में आपको उसको क्या लगेगा, बोलो कम टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिएगा, कैसे करेंगे। पहली बात, ऐसे क्वेश्चनों में पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क कुछ नहीं लगा बॉडी पर, किस पर, अर्थ पर। तो नॉर्मल सी बात है, हम यहां से क्या लगा सकते हैं भाई, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या लगा सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या लगा सकते हो, बोलो I2 ओमेगा 2। मतलब पहले अर्थ ये थी, रेडियस r था, इसके बाद ये क्या था, ओमेगा 1 था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, ठीक। बाद में इसके साइज को कितना कर दिया, बोलो हाफ, ये क्या होगा I2 और ये क्या हो गया, बोलो ओमेगा 2, रेडियस कितना हो गया r/2, कितना हो गया r/2। तो पहली बात, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ अगर क्या लगाऊं, बोलो एंगुलर मोमेंटम लगाऊं, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 कितना होगा, अच्छा बताओ, अर्थ क्या होगा, एक सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के कहां से पास हो रही है एक्सिस, बोलो सेंटर ऑफ मास से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। तो यहां पर कितना लिखेंगे, ये आ जाएगा 2/5 m, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये ध्यान में रखना, मास कैसा है, कांस्टेंट है, ये भी बता दे रहा हूं, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा होगा, मास में भी चेंज आएगा तो फिर मास को भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना। तो मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, 2/5 mr², इसका पहले वाले के लिए r², ठीक। ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, बोलो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, ये आपने देख रखी पहले, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, तो पहले टाइम जो लग रहा होगा घूमने में उसको कितना बोल दिया मैंने, 2π/t1 बोल दिया, इक्वल टू बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m, रेडियस कितना हो चुका है r/2, r की जगह कितना आ जाएगा, r/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा 2π/t2, देखो 2/5 से 2/5 कैंसिल आउट, 2π से 2π कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहां अगर सॉल्व करोगे तो r² से r² कैंसिल आउट, तो यहां कितना बचेगा 1/t1 इक्वल टू कितना बचेगा, यहां बचेगा आपके पास कितना, ये r² से r² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, भी यहां बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा ये 1 आपके पास 4 इंटू कितना t2, मुझे क्या निकालना है, t2 निकालना है। इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं, 6r 18r, ऑप्शन सी 20r, ऑप्शन डी आपके पास 5r, ये ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं, अभी बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगी करके, सुनना। तो मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना, ये जब इतना हो गया तो कितना टाइम पीरियड रहेगा करके, अब लेंथ कितना रहेगी डे की, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर T2 की वैल्यू आ जाएगी, अरे इनिशियल में तो पता ही होगा ना यार, जब रेडियस आ रहा है कितना होगा 24 घंटा, कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 आपके पास कितना 4, तो ये कितना 24 आपके पास 4, इससे कैंसिल आउट कितना 6। अब यहां पर जरा सुनना, देखो आप अगर 6r में अगर टिक मारोगे ना गलत होगा आंसर, आप कहोगे ऐसा क्यों, यहां तो यही लिखा है कि लेंथ ऑफ डे आपके पास, उसने बोला लेंथ ऑफ डे रिड्यूस बाय, जो दिन की जो लेंथ है वो कितना घट चुकी है, कितना, ध्यान सुना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कितना घट चुकी है और कितना है, ये दोनों अलग अलग चीजें। जैसे कितना घटी, अगर पहले कितना था उसका, मतलब पूरा आपके पास एक दिन, मतलब एक चक्कर कितना कम में करती है 24 घंटे में, अब बाद में कितने में कर रही है एक चक्कर को पूरा अगर उसने बोला होता कि बाद में व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे, कितना हो जाएगी, 6 घंटे हो गई है, अब मतलब अब एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेंगे, तो रिड्यूस कितना हुआ, रिड्यूस हुआ 18 घंटा,
समझ में आई नहीं आई बात? मतलब रिड्यूस बाय का मतलब है कितना कम हुआ करके, कितना रह गया नहीं, कितना वैल्यू घट चुकी है। अगर यहां पर इसी में सुनना, फिर से सुनना, अगर इसी में यहां पर रिड्यूस टू लिखा होता, ये वर्ड बहुत खतरनाक होते हैं, दो चीजें, रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय। अगर यहां पर रिड्यूस टू लिखा होता, रिड्यूस टू का मतलब हुआ कितना रह गया है, कितना रह गया, 6 घंटा रह गया। समझ में नहीं आई बात? मैं लिख दूंगा दोनों वर्ड को, फिर से समझ लेना। रिड्यूस टू का मतलब जितना है, जितना आंसर आया वही आंसर है। रिड्यूस बाय का मतलब है कितना घट चुका है। अगर अगर इनिशियल में 24 घंटा था, बाद में अगर इतना हो गया तो कितना घट गया, 18 घंटा घट गया। तो इस कंडीशन में आंसर कितना होगा? अगर फिर से बोला, अगर यहां रिड्यूस टू लिखा होता देन आंसर 6 घंटा होता। ये भी ध्यान में रखना। ये जो वर्ड है रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय, आगे भी आएंगे यूज। अगर रिड्यूस टू अगर लिखा होता तो 6 घंटा आंसर होता, ये भी ध्यान में रखना। रिड्यूस बाय लिखा है इसलिए आपके पास क्या, कितना घट चुका है करके। तो मैं आपको बता दूं, दो वर्ड होता है हमारे पास, रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, बाकी आप जैसे समझना चाहें समझ सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। रिड्यूस टू का मतलब जो, मतलब जितना, जितना है, मतलब जितना आपका आंसर आया वही आंसर है। ठीक है, जितना है वही, मतलब जितना आया वही आंसर है। ठीक है, दूसरा रिड्यूस बाय का मतलब, रिड्यूस बाय का मतलब घट चुका है। ठीक है, कितना, ठीक है, तो रिड्यूस तो मतलब जितना आपका आया होता वही आपका आंसर होता है। रिड्यूस बाय का मतलब कितना घट चुका है। जो T2 अब कितना बाद में, T2 जो था वो क्या था, बाद में कितना हो गया करके। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। बाकी आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जैसे आपको सही लगता है। नेक्स्ट इसमें लिखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। सपोज के लिए कोई बॉडी रोटेट हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, ये है एक पार्टिकल, ये है एक पार्टिकल, ये है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल है अलग अलग डिस्टेंस पे। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बताएंगे भाई, हर पार्टिकल की एनर्जी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद कितने से घूम रहे, ओमेगा। आपको मैंने बताया था, अगर कोई बॉडी, अगर आपके पास रिजिड बॉडी है और किसी एक्सिस के बाद घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो हर पार्टिकल का ओमेगा क्या रहता है, सेम। एंगुलर वेरिएबल क्या रहते हैं, सेम। याद आ रहा कुछ? एंगुलर वेरिएबल, अगर एक मैंने कहा था किसी पॉइंट के बाद अगर बॉडी अगर घूम रही है, उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं एंगुलर वेरिएबल क्या रहते हैं, सेम। ये सारी बातें मैं प्रीवियस क्लास में कर चुका हूं, सुनना फिर आप। तो अगर ये ओमेगा अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मैं लिखूंगा रोटेशनल मोशन की, ठीक। तो कितना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहले पार्टिकल, हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v1 तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, यहां ये भी ध्यान में रखना। प्लस कितना 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इन जनरल में क्या लिख सकता हूं इसको शॉर्टकट में, समीशन ऑफ 1/2 mi, क्या लिख सकता हूं बोलो, vi स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको अगर सही से लिखें तो kr की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 समीशन ऑफ क्या लिख सकते बोलो, mi। vi को क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो ith पार्टिकल के लिए क्या लिख सकता हूं, ri इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। तो कितना आ जाएगा, ri स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन जो आएगी 1/2 समीशन ऑफ mi इंटू ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ये आ जाएगी 1/2, देखो ये क्या बनता है, समीशन ऑफ mi ri स्क्वायर क्या होता है, i, अरे होता नहीं होता है, समीशन ऑफ mi ri क्या होता है, ri स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू कितना, ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक। अच्छा, इसी का कुछ अदर फॉर्म भी होती हैं, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्टकट में लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आ सकता है 1/2 i ओमेगा इंटू ओमेगा। अभी आपने देखा था आई ओमेगा की वैल्यू क्या है बोलो, एल, तो एल ओमेगा आ जाएगा। ये अलग अलग
3 फॉर्मूले लिखेगा और बोलेगा आपके पास 4 फॉर्मूले बनाएगा, 3 फॉर्मूले सही होंगे, एक फॉर्मूला गलत होगा, तो इसके 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। मैं यहां से एल की वैल्यू क्या होती है, आई ओमेगा, तो एल ओमेगा लिख सकता हूं। एक और बात लिख सकता हूं, क्योंकि एल इक्वल टू आई ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल बाई कितना बोलो, आई, आएगी नहीं आएगी। तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू अगर यहां रख दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन कितना आएगा, 1/2 आई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई। ये 3 फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले, 3। ये 3 के 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, मतलब एक फॉर्मूला पता होने चाहिए, बाकी तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। ये कितना है, एल है, हाँ ठीक है, ये एल है और ये आई है। अब इसी में देखो, जैसे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, यहां पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। कहने का मतलब यह है कि वर्क डन अगर आप देखोगे, किसी भी अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, तो वर्क डन आपके पास जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नेट वर्क डन बाय द टॉर्क। हाँ वहां यहां फोर्स नहीं आ गया, टॉर्क आएगा, क्योंकि यहां बॉडी को घुमाता कौन है, टॉर्क, ठीक है। तो नेट वर्क डन अगर आप लिखोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम किसके इक्वल होती है, नेट वर्क डन बाय टॉर्क, नेट वर्क डन बाय टॉर्क किसके इक्वल होगा बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन बाय अगर मैं टॉर्क अगर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आपके पास अभी जो फॉर्मूला आया था आई वन ओमेगा स्क्वायर, ठीक, माइनस का 1/2 आपके पास कितना, आई टू इंटू ओमेगा टू स्क्वायर आ जाएगा। बाकी आई इनकी वैल्यू गिवन होगी या फिर ये गिवन होगा, यहां से कुछ निकालना होगा। लेकिन आई ध्यान रखना कौन सी बॉडी है करके, किस एक्सिस के बाद घूम रही है, ये डिपेंड करेगा उस सिचुएशन में, ठीक है। लास्ट पोर्शन इसका रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, देखिए रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है, ये क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, जैसे आप इसको अगर देखोगे, इसको मार्कर को देखोगे, जैसे आप इसको प्लेन सरफेस पे गिराओगे तो केवल चलता ही नहीं है आगे की तरफ, ऐसा नहीं आगे की तरफ चलता ही है, चलता तो है ही लेकिन घूमता भी है। जैसे तुमने देखोगे जितने भी राउंड शेप ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं बोलो, राउंड शेप ऑब्जेक्ट, जितने भी राउंड शेप ऑब्जेक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं अपनी, अब जरा आपको एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि भाई ये जो बॉडी है, ये जब घूमती है, ये जब रोल करती है, ये किसके अबाउट करती है करके। तो अगर आप इसको देखोगे ना, गिराओगे ना, तो आप ऐसे यानी कि सरफेस पे ऐसे करके नहीं जाएगा, ऐसे करके नहीं जाएगा, ये हवा में तो जा सकता है। हम बात करें सरफेस के बारे में, तो सरफेस में ये कैसे जाएगा, जरा देखो, ये ऐसे घूमता है, ऐसे करके घूमता है। जब ये ऐसे घूम रहा है तो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, अपनी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा इसका, ऐसे समझ में नहीं, इस एक्सिस, अगर आप सेंटर ऑफ मास अगर देखोगे इस एक्सिस से पास हो रहा होगा, जो इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस है, इससे पास हो रहा होगा। ये अपने सिलेंड्रिकल एक्सिस के बाद घूमता है, घूमता नहीं घूमता है, या आप ऐसे बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के बाद घूमता है। आप रिंग को भी गिराओगे तो वो भी ऐसे घूमेगा, आप चाहे डिस्क को भी घुमाओगे ना, मतलब रोल 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 मोशन अगर आप बात करोगे तो रोलिंग कैसे होती है, ऐसे करके, ये ऐसे करके होती नहीं होती है। ये इसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, इसका वाट ऐसे करके रोल करता है, ठीक। तो ये समझ में आना चाहिए। तो हमने जितने भी राउंड शेप ऑब्जेक्ट होते हैं, ये राउंड शेप ऑब्जेक्ट हमको क्या देखने को मिलता है कि जब किसी सरफेस पर हम गिराते हैं तो ये दो तरीके के मोशन करते हैं, एक तो अपने एक्सिस के बाद घूमते भी हैं और इनका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ता है। तो अगर रोलिंग मोशन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, रोटेशन मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। समझने की कोशिश करिएगा। अब ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा, फटाफट जरा देखिए। मैंने कहा अभी ट्रांसलेशन मतलब बॉडी सिर्फ आगे बढ़ रही है, जैसे एक ब्लॉक लोगे, एक ब्लॉक सिर्फ वो आगे बढ़ता है, घूमता नहीं है। तो मतलब जब आगे बढ़ता है तो मैंने कहा था आपको ब्लॉक के लिए हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स है
समझ में नहीं आई बात? मतलब इसकी अगर मैं बोलूं, इसकी वेलोसिटी अगर वीसी है, ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है वीसी, तो अगर इसमें जितने पॉइंट लूं पी क्यू आर और ये ऐसा अगर पॉइंट है, इन सबकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बोलो? वीसी। कितनी होगी बोलो? वीसी। हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? वीसी। ऐसा थोड़ी होता है ये पॉइंट आगे चले जाता है, ये पॉइंट पीछे चले जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। रोटेशन मोशन में क्या होता है जरा देखो, मैंने कहा ये कैसा है? प्योर रोटेशन कर रहा है। जब प्योर रोटेशन करेगा तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से या अल्फा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से अपने एक्सेस के बाद घूम रहा होगा, ठीक? जब घूम रहा होगा तो नॉर्मल सी बात है, ये पॉइंट की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी आगे की तरफ होगी। और आपको बताइए वो घूमने की वजह से किसी पॉइंट पर आपके पास किसी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बोलो? आर इंटू ओमेगा। होती नहीं होती है? तो ये कितना आ जाएगा? पी। ये पॉइंट क्या बोलो? क्यू। ये पॉइंट क्या बोलो? आर। ये पॉइंट आपके पास कितना बोला मैंने? एस बोला। तो इस पॉइंट के पास अगर आप देखोगे घूमने की वजह से, सिर्फ घूमने की वजह से, घूमने की वजह से आपके पास अब ये कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कहां की तरफ होगी? नीचे की तरफ, टेंजेंशियली। ये कितनी होगी बोलो? आर इंटू ओमेगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बोलो? आर इंटू ओमेगा। इसकी वेलोसिटी कहां की तरफ होगी बोलो? ऊपर की तरफ। कितनी होगी बोलो? आर इंटू ओमेगा। अगर मैं बात करूं किसके बारे में? रोलिंग मोशन के बारे में। अब जरा देखो, इसमें दोनों हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। मतलब इसका हर पॉइंट अगर मैं बोलूं, जैसे पी पॉइंट, पी पॉइंट आगे भी बढ़ रहा है और आपके पास घूम भी रहा है। देन पी पॉइंट अगर आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, तो इसके बाद दो टाइप की वेलोसिटी होंगी। जरा समझने की कोशिश करना। सेंटर ऑफ मास इसका आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है। अब इसमें दोनों चीज हो रहे हैं रोलिंग मोशन में। देखो यहां सिर्फ वीसी है, यहां ओमेगा है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, वीसी और ओमेगा दोनों आगे। जिन दोनों आगे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसके पास अगर मैं बोलूं तो इसके बाद दो वेलोसिटी, एक वीसी भी है, इसके बाद वीसी वेलोसिटी भी है, प्लस आपके पास आर ओमेगा वेलोसिटी है। इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होंगी, एक तो होगी आर ओमेगा और एक क्या होगी बोलो? वीसी। इस पॉइंट के पास अगर आप देखोगे एक वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, एक होगी आपके पास बोलो आगे बढ़ने की वजह से वीसी वेलोसिटी। इस पॉइंट के बाद पी क्यू, ये आर हो गया। इस पॉइंट के बाद दो वेलोसिटी, एक वीसी होगी इधर की तरफ और एक इधर की तरफ होगी, क्या होगी बोलो? आर ओमेगा। अब किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे बोल दिया जाए, आपको देखो, आपको इसमें क्या देगा? ओमेगा वगैरह देगा, आर वगैरह देगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी देगा, ये सेंटर ऑफ मास कितना आगे से बढ़ रहा है करके। तो आपको किसी भी पॉइंट पर पूछ सकता है कि नेट वेलोसिटी कितनी है किसी भी पॉइंट की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेक्टर सम। समझ आता नहीं क्या आता है? किसका वेक्टर सम? देखो मैं इसको बहुत ज्यादा कराऊंगा नहीं, ये जरा समझने की कोशिश करना। आर ओमेगा और वीसी का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। जैसे आप दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है 90 डिग्री पर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो क्या निकालोगे? रिजल्टेंट। क्या निकालोगे इसको? रिजल्टेंट, वी नेट। यहां पर भी क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। और 90 डिग्री पर होंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा वीसी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? नेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? वीसी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात? कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी। तो हर पॉइंट पे आप बता सकते हो, यहां पर भी वही आएगा आपके पास, आर वीसी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर एक केस आता है प्योर रोलिंग का, मतलब ये स्लिप ना करे, स्लिप। जैसे देखना, ये देखना, अब ये अगर प्योर रोल अगर कर रहा, प्योर रोलिंग अगर कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग मतलब ये स्लिप नहीं करना चाहिए। अगर ये स्लिप कर गया, सुनना ध्यान से सुनना, अगर ये स्लिप कर गया मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बॉडी कहां बढ़ चुकी है? आगे। अगर मैं इसमें एक पॉइंट अगर ऑब्जर्व करूं इसके बॉटम में, कौन सा पॉइंट? ये पी। जरा ध्यान से सुना, अगर मैं एक पॉइंट पी अगर यहां बॉटम में अगर ऑब्जर्व करूं, तो अगर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आगे बढ़ गया, स्लिप मतलब क्या होता है ये समझ में आता है? देखो ध्यान से सुनो, स्लिप मतलब आगे बढ़ना। स्लिप होगा तो बॉडी कहां रहेगी आपके पास बोलो? कहां रहेगी? जस्ट आगे बढ़ जाएगी। तो अगर प्योर रोलिंग अगर हो रही है, ध्यान से सुनना है, प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो मतलब स्लिपिंग क्या होगी उस समय? फिर जीरो। मतलब पॉइंट पी की स्लिपिंग कितनी होगी? जीरो। स्लिपिंग मतलब ये जो पॉइंट पी की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? जीरो। देन उस कंडीशन में एक फॉर्मूला आता है, जरा समझने की कोशिश करना। फॉर प्योर रूलिंग, अगर प्योर रूलिंग अगर नहीं हो रही है, स्लीपिंग हो रही है, देन कहानी बदल जाएगी। फिर फॉर्मूले वैसे ही लगेंगे जैसे स्लीपिंग के लिए ब्लॉक के लिए लगते हैं फॉर्मूले। ये भी ध्यान में रखना। रोलिंग हो रही है तो फॉर्मूला अलग तरीके से लिखेंगे, स्लीपिंग हो रही है तो मैं रोलिंग अगर हो रही है तो उसके लिए बताऊंगा अभी किसी सरफेस पर वैसे ही आएगा सारे के सारे रिलेशन, ये ध्यान में रखना। ठीक है। अगर मैं बोलूं फॉर प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग के लिए अगर आपके पास मैंने क्या कहा, पॉइंट पी की जो पॉइंट पी है इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। इसके बाद जरा बताओ पॉइंट किसकी वेलोसिटी इसकी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी बोलो? ये आ जाएगी वीसी माइनस कितना आ जाएगी? आर ओमेगा। ये कितना होगा? जीरो। जीरो क्यों?
क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं प्योर रोलिंग मतलब घूम रहा है, तो फिर ये स्लिप नहीं कर रहा ना। अगर ये स्लिप कर जाएगा तो फिर इसके बाद पी के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, आगे बढ़ जाएगा, ये स्लिप करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। समझ में नहीं आ रहा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो इसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में आगे अगर बढ़ जाएगा तो स्लिप कर जाएगा। तो स्लिप अगर नहीं कर रहा तो वीपीजी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, 0। तो वीसी इक्वल कितना आ जाएगा, आर ओमेगा। मतलब हम इन पूरे रोलिंग मोशन के केस में वीसी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा। मतलब इसके जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और आपके पास इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा, उसमें जो रिलेशन होता है कितना होता है, आर ओमेगा। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर वीसी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। एक रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जरा देखिए। अच्छा मतलब जो कोई बॉडी अगर रोल कर रही होती है तो इसमें दो तरीके का मोशन होता है, इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ता है और ये क्या करता है बोलो, घूमता भी है। होता नहीं होता है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई बॉडी अगर आपके पास क्या कर रही बोलो, रोलिंग मोशन कर रही है, तो इसका ये सेंटर मास के बाद घूमती भी आगे भी बढ़ती है, तो कितना आएगा बोलो, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी केटी लिखा है मैंने, ये क्या होगा, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या बोलो, रोटेशन मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी आ जाएगी हाफ एम, ट्रांसलेशन की कितनी आएगी बोलो, वी स्क्वायर, वीसी स्क्वायर ट्रांसलेशन की, प्लस रोटेशन कितनी आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व करिए, केटी इक्वल कितना आ जाएगा, 1/2 m वीसी स्क्वायर प्लस 1/2। देखो ये मैंने, ये किसके अबाउट घूम रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जितनी भी बॉडी रोल करती है किसके अबाउट रोल करती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। रोल, रोल, हाँ रोल, ये ध्यान में रखना। तो सेंटर मास का अबाउट रोल कर रहा है, अगर ये यही मान लो ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ऐसे करके, अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोल कर रहा है, तो मैंने बताया था आपको, कोई भी बॉडी जब रोल करती है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा जाता है, एम के स्क्वायर। इनिशियल में बता रखा मैंने, तो आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, इन जनरल एम के स्क्वायर। ओमेगा आपको क्या लिख सकते हैं, वीसी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, अभी बताया था, आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, वीसी डिवाइडेड बाय कितना, आर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो कितना आ जाएगा, वीसी डिवाइडेड बाय कितना बोलो, आर। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1/2 m वीसी स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा बोलो, ए आर स्क्वायर। ठीक, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अब कभी कभी इसमें रेशियो पूछ लिया जाता है, कैसा रेशियो पूछ लिया जाता है जरा समझने की कोशिश करना। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी देखूं, जरा सुनना, सिर्फ ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी अगर देखूं, या फिर सिर्फ रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी देखूं, या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी देखूं, ये रिलेशन जरा ध्यान से सुनना। तो सिर्फ ट्रांसलेशन की कितनी, हाफ एम वीसी स्क्वायर, रोटेशन की कितनी है, सिर्फ रोटेशन की, रोटेशन वाला टर्म कौन सा है, ये वाला, तो कितना है, हाफ एम वीसी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और टोटल वाला क्या है जरा बोलो, मैं रेशियो ले रहा हूं, रेशियो कितना आ जाएगा, हाफ एम वीसी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। तो अगर आप रेशियो लगे तो हाफ एम वीसी स्क्वायर, हाफ एम वीसी स्क्वायर, हाफ एम वीसी स्क्वायर, तो ये कितना, यहां कितना 1, यहां कितना आएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहां कितना आएगा बोलो, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसमें कभी कभी क्या जरा दो, किस रेशियो पूछ रहा था, जैसे कभी कभी पूछता है, इसमें से किसी का भी रेशियो पूछ सकता है, इन दोनों का रेशियो भी पूछ सकता है, इन दोनों का रेशियो भी पूछ सकता है, इसका और इसका रेशियो भी पूछ सकता है। जैसे मैंने बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन और आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन कितना होगा करके, तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय कितना, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही होता है, आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं एक छोटा सा। Find the ratio of rotational
काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग रिंग इन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, एक रिंग है वो प्लेन सरफेस पे रोल कर रही है, आपको क्या बताना है? रोटेशन काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। पूछा कुछ भी जा सकता है, आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1/3। ठीक, कैसे निकालोगे? देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग रिंग इन अ प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन सरफेस पे जरा आपके पास कौन रिंग रोल कर रही है, जरा बोलो रिंग। आप जरा समझने वाली बात है, इस तरीके से रोल कर रही है। ठीक है, समझ में आता है? रिंग, ये रिंग है, रिंग 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 जब घूम रही होगी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही होगी। आप उसको इमेजिन करिए ऐसे करके, इसको थोड़ी देर के लिए रिंग देखो, रिंग की तरह समझो, रिंग ऐसे घूम रही है ऐसे करके। तो रिंग इस एक्सेस के बाद घूम रही, इस एक्सेस के बाद, अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का? mr²। कितना होता है? mr²। जरा समझना, अभी आपने देखा था हमको k²/r² चाहिए रेशियो में, क्या चाहिए? k²/r²। तो कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जब रिंग ऐसे रोल कर रही, ऐसे ऐसे करके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m कितना r²। होता नहीं होता है? मैंने कहा था अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा जाता है? बोलो, mk²। कितना लिखा जाता है? mk²। तो इससे कैंसिल आउट कर दो, दोनों को इक्वेट करो। देखो हर बार यही करना पड़ेगा कि ये आई को mk² लिखना पड़ेगा, और बॉडी जिसके अबाउट घूम रही है, सेंटर मास के अबाउट घूम रही है, तो सेंटर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mk²। तो mk² को मैं mr² को क्या लिख सकता हूं? mk²। तो यहां से m से m कैंसिल आउट, कितना आ गया? k²/r² इक्वल टू कितना आ गया? 1। बॉडी का सेंटर मास का अबाउट mr² होता है, और सेंटर वैसे कितना होता है इन जनरल बॉडी का? mk²। दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो kr डिवाइडेड बाय kt कितना आ गया? फिर ये k²/r² डिवाइडेड 1 प्लस k²/r², खत्म। कितना आ गया? 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 कितना आ गया? 1/2। अगर आपको जरा देखो, अब आपको कुछ बात यहां से समझ में आई होगी। क्या बात? कि भाई अगर आपको k²/r² अगर पता हो, k²/r² अगर पता हो हर बॉडी का, तो आप इस प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, हर बॉडी का k²/r² रेशियो पता कर लेंगे फटाफट। कैसे पता करेंगे जरा देखो, मैं टेबल बना के दे रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पता मतलब निकालना कैसे, समझ में आई बात? बॉडी का जो सेंटर मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको किसके इक्वल कर देना है? mk² के इक्वल कर देना, निकालना ऐसे है। अभी मैंने रिंग बोला था, स्फेयर भी तो रोल कर सकता है, कुछ भी रोल कर सकता है, तो किसी के लिए भी पूछ सकता है वो रेशियो। देखिए, तो अगर हम यहां से आगे बात करें किसके लिए, मैं आपको k²/r² टेबल बता दे रहा हूं, जरा देखो k²/r² टेबल हर बॉडी के, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज आएगा ये, अब आगे भी, अब ये आने वाला है पूरा का पूरा। हमने लिखा रिंग, हमने लिखा सॉलिड स्फेयर, हमने लिखा आपके पास क्या? डिस्क। ठीक है, डिस्क लिख दिया, सिलेंडर लिख दिया। ठीक है, और कौन बचा? स्फेरिकल शेल। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो इसी के बारे में बात करूं मैं। अब मुझे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है वैसे? mr²। कितना आता है इसका? mr²। तो k²/r² जब आप बात करोगे इन सब के, देखो इसका कैसे निकाला था, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? k²/r² रेशियो कितना होगा रिंग का, अभी निकाला था मैंने। क्या करा था बोलो? I mk² होता है, I इक्वल mr² होता है सेंटर मास के अबाउट, और I को क्या लिख सकता हूं मैं? mk²। तो क्या करना है? mk²। इससे m से m कैंसिल आउट, k²/r² कितना आया था बोलो? 1 आया था। तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, दूसरा अगर मैं बात करूं, इधर लिख देना बॉडी, इधर लिख देना ये सॉलिड स्फेयर के लिए। सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है बोलो? 2/5 mr²।
और वैसे मैंने कहा आई को क्या लिखना है, एम के स्क्वायर। तो जैसे 2/5 क्या लिखोगे बोलो, एम आर स्क्वायर लिखोगे, इससे कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ गया बोलो, ये 2/5 कितना आ गया, 2/5। करो दोनों को सॉल्व करो, कितना आ गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आर 2/5, कितना आ गया 2/5। ठीक है, तो अब जरा देखो दो में आपको समझ में आ गया होगा, मतलब यहां इसके आगे 1 था तो 1 आया, यहां 2/5 था तो कितना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ रहा, 2/5। मतलब अब आगे बताओ फिर कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, रिंग का कितना होता है, आई इक्वल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसको एम के स्क्वायर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1/2। इसका भी कितना आएगा 1/2 आएगा। इसका कितना आ जाएगा, इसका होता कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, 2/3 एम आर स्क्वायर। देखो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी का पता होना चाहिए, कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 2/3। तो ये हर बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो है। अरे कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो उसके जो आगे जो कोएफिशिएंट है उनको लिख दो, वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है बस। अगर हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके आगे जो कोएफिशिएंट लिखा है वही एम आर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पता होगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट लिखिए, लास्ट टॉपिक है इसका, रोलिंग मोशन, मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, फटाफट देखना। रोलिंग मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक बॉडी क्या है जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये एस हाइट की है, एस हाइट पर एक बॉडी रखी है और ये बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है ऐसे करके, ठीक है। कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन में अगर यहां से छोड़ोगे, इसको रिलीज करोगे, इसको आपने यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये क्या करेगी बोलो, किसी भी सिचुएशन पर अगर आप देखोगे इस पास क्या होगा बोलो, ये सेंटर ऑफ मास के बाद घूम भी रही होगी और क्या कर रही होगी बोलो, आगे भी बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द ग्राउंड। जब कोई बॉडी रोल कर रही है तो वेलोसिटी इसकी वीसी होगी और घूम कितने सारा ओमेगा से, वी मान लो, ठीक है, वीसी है आपको बताइए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ओमेगा ये वी, आपको वी के बारे में पूछा जाता है, क्या करेंगे निकालने के लिए, बता सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो। आपको बताया जा रहा, देखो यहां सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा, कौन सा बोलो, ग्रेविटेशन, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, तो निकल जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी। भाई यहाँ पर जितनी टोटल एनर्जी होगी वही इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एस हाइट पर, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो कौन बढ़ेगी बोलो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप यूज करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाइट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर, काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर। अच्छा देखो मैंने कहा था जब आप इस इक्वेशन को लिख रहे हो तो आपको रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करना पड़ता है, जब इस इक्वेशन को, इसमें रेफरेंस लेवल मैंने क्या माने, ये रेफरेंस लेवल है भाई, ग्राउंड ही रेफरेंस लेवल है, मतलब इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, मतलब ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। ये समझ में आता नहीं आता है, यहां से रिलीज क्या मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, जीरो, तो मतलब ये टर्म भी कितना हो गया, जीरो, ठीक है। रिलीज कर रहे ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो हाइट पर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एच हाइट पर बोलो, मास इसका कितना है m, तो कितना आ जाएगा बोलो, एम जी एच, आएगा नहीं आएगा। अब इधर देखो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, क्योंकि ये ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप हाफ एम वी स्क्वायर ना लिखें, ये केवल स्लाइड कर रहा, क्या नहीं, ये घूम भी रहा है, रोल कर रहा ना, रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन भी आएगी प्लस लीनियर मोशन भी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने टोटल लिखी थी किसकी, रोलिंग मोशन की, कितनी थी जरा बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर वी सी या वी कुछ भी लिख लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो कितना है, हाफ एम वी, पता है सेंटर मास की वेलोसिटी है करके, 1 प्लस कितना आया था, के स्क्वायर बाई कितना आया था बोलो, आर स्क्वायर, आया था नहीं आया था। यहां से एम एम कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, फिर इसको इधर भेजोगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो v की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2gh डिवाइडेड बाय क्या, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट के अंदर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन एन इंक्लाइंड प्लेन, कितनी होती है, v इक्वल टू रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब फिर से जरा देखो,
तो वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड करे, फिर से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के रेशियो पर। अच्छा मुझे बता, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा के अदर यहाँ पर। और ये भी देखने को मिल रहा होगा कि के स्क्वायर, ये जो वेलोसिटी आ रही है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के क्या आ रही है, इनवर्स आ रही है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए जिस बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं करके? ये वेलोसिटी क्या आ रही, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की क्या आ रही, इनवर्स आ रही। अब अपने उसमें चेक करो, अभी जो टेबल बनाएंगे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर आप देखोगे तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो रेशियो आ रहा होगा रिंग का सबसे ज्यादा आ रहा होगा, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो उसमें। फिर आ रहा होगा स्फेरिकल सेल का 0.666 आ रहा होगा, आ रहा है? देखो अभी जो अभी टेबल बनाई है उसका किसका, डिस्क का और सिलेंडर का सेम आ रहा होगा 0.5, आ रहा नहीं आ रहा? उसमें चेक करिए अपना। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो जिस बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बोलो उतनी कम। जैसे मैं अगर यहां से एक रिंग छोड़, क्वेश्चन कैसा आता है, एक रिंग और एक स्फेयर को, सो नाम है क्या कर रहा हूं, एक रिंग को और एक स्फेयर को इंक्लाइन प्लेन से सेम हाइट पर सेम एंगल पर छोड़ा। एक रिंग जिसका मास m और स्फेयर का भी मास m, दो आइडेंटिकल है दोनों, रिंग और आपके पास क्या स्फेयर, मतलब मास और रेडियस उनके आइडेंटिकल है। देन उसको सेम इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा। देन ग्राउंड पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ग्राउंड पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, स्फेयर पहुंचेगा, रिंग पहुंचेगी, दोनों साथ पहुंचेंगे, ठीक है? ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा। समझ में नहीं आई बात? अगर आप चेक कर पा रहे हो तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्फेयर का सबसे कम आ रहा होगा, चेक कर लो। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्फेयर का अगर सबसे कम आ रहा, पॉइंट आपके पास वो कितना आया था, 2/5 आया है, तो 0.4। तो अगर ये सबसे कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो फटाफट में एक लाइन में बता देता हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं रिंग की वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन में कितनी होगी करके, अगर मैं बात करूं फॉर रिंग, अगर मैं पहले बात करूं रिंग के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग अगर आप लिखोगे कितनी आएगी, बोलो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग का कितना है, कितना है बोलो 1, अभी लिखाया था। तो 1 + 1 कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा GH, कितना आ जाएगा GH। दूसरा फॉर अगर बात करूं सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर की वेलोसिटी कितनी आ रही बोलो, मैंने लिख दिया VS लिख दिया, इसको कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा बोलो 2/5, 2/5 आएगा तो कितना आ जाएगा ये √2GH, 2/5, तो 5 ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 10/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10/7, एलसीएम लो फटाफट। तीसरा ये वेलोसिटी, ये आंसर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एक एक नंबर में, ये भी ध्यान, मतलब उसमें किसमें मतलब एक पार्ट, इनमें से एक पार्ट डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूं फॉर, ये आंसर याद नहीं करने, बातों को समझना है। अगर बात करूं डिस्क के लिए, देखो डिस्क और किसका, सिलेंडर का, डिस्क और सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सेम है, समझ में आई बात? तो इसका मतलब उनका आपके पास क्या होगा बोलो, वी भी क्या होगा, सेम होगा। तो डिस्क और अब मैं बात करूं या सिलेंडर के लिए, डिस्क या फिर किसके लिए बात करूं, सिलेंडर के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ जो डिस्क होगी वो किसके इक्वल आएगी बोलो, वेलोसिटी ऑफ आपके पास क्या सिलेंडर, ये कितनी आ जाएगी रूट के अंदर √2GH 1/2, तो 2 पर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा GH। भाई यहां रखते रहिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के रेशियो भी टेबल जो बनाई थी। चौथा अगर मैं बात करूं फॉर स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल की अगर बात करोगे तो V स्पेरिकल शेल अगर मैं बात करूं, देन उस कंडीशन में VS मतलब सॉलिड स्फेयर, ये ध्यान रखना। तो ये कितना आया था 2/3 आया था, तो 3 ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/, के पास कितना 5GH, ठीक है? अब यहां से खुद कैलकुलेट करो तो जरा, ये कितना है √GH है वेलोसिटी इसकी, ठीक? और इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है जरा देखो तो, ये आ रही है 1 पॉइंट, आपके पास कितना आ जाएगा ये 1.4 के आसपास आएगा, देखो ना रूट के अंदर 1.4 GH, ये 1 GH आ रहा, ये कितना आएगा 1.33 GH आएगा, ये कितना आएगा 0.12 GH। बताओ किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा आ रही है, किसकी आ रही, इसकी। तो मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो सबसे पहले पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कौन सबसे पहले पहुंचेगा इन सभी में, इन सभी में सबसे पहले पहुंचेगा कौन, स्फेयर, ये VS स्फेयर है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं मैं,
क्या है, स्फेयर। फिर कौन पहुंचेगा, फिर कौन कौन पहुंचेंगे जरा देखो। इसकी वेलोसिटी कितनी थी 1.33, इसकी 1.2 और ये आपके पास 1, तो 1.33 वाला आपके पास पहुंचेगा ना फिर, तो ये दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। कौन, डिस्क और सिलेंडर। इसकी सबसे ज्यादा होगी वेलोसिटी डिस्क की, और आपके पास वेलोसिटी सिलेंडर के बराबर होगी। फिर किसकी होगी बोलो वेलोसिटी, ये कितना है 1.2, फिर स्फेरिकल सेल होगी, ठीक है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, रिंग। अगर मैं इन चारों को, जिनका इन सभी का मास सेम करूं, रेडियस अगर सेम करूं, इंक्लाइन प्लेन में यहां से छोड़ू, यहां से एस साइड से, सेम हाइट से, ठीक है, सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पर, देन आपको ये समझ में आने चाहिए, सबसे पहले स्फेयर पहुंचेगा, लास्ट में रिंग पहुंचेगी, डिस्क और सिलेंडर साथ पहुंचेंगे। समझ में आई नहीं आई बात। ऐसी एक्सीलरेशन के लिए और टाइम के लिए रिलेशन होते हैं, उनको फटाफट कंप्लीट करते हैं। दूसरा है इसमें, इसमें ये रोलिंग मोशन नहीं, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन में आपको एक्सेलरेशन कितना होता है जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये थीटा है, ये हाइट एच है, ठीक है, ये रोल कर रहा है, ठीक है, यहां पर तो रेस्ट पर था, ठीक है, यहां पर तो क्या रेस्ट पर है, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या v, ओमेगा से ही घूम रहा है, ठीक है। ये कितना, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया समझ के, एस। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी अभी निकाल रखी है, पता है डिस्प्लेसमेंट कितना किया एस, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं क्या। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस कितना आ जाएगा 2a, कितना आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। अच्छा मैं h को क्या लिख सकता हूं, s का ये कंपोनेंट कितना हुआ s cos थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हुआ s sin थीटा, हुआ नहीं हुआ, अरे निकालो यार ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना s sin थीटा। अब आपको होगा ये क्यों निकालो, क्योंकि आपको s गिवन नहीं होगा, आपको h गिवन होगा, इसलिए कर रहे हैं सब कुछ। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a, s की जगह मैं क्या लिख सकता हूं h डिवाइडेड बाई साइन थीटा। v स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली है, क्या है इधर बताओ तो, रूट जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ah डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा साइन थीटा। मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, h से h कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो इधर चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा g साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस के स्क्वायर बाय कितना आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन, ठीक है, ऑफ अ रोलिंग बॉडी इन एन इंक्लाइंड प्लेन। और ये एक्सीलरेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन, समझ में आता नहीं आता ये। अच्छा ये भी किस बात पर डिपेंड कर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। जिस बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन उतना कम होगा। तो मतलब कौन सब, मतलब सबसे कम एक्सीलरेट कौन होगी, रिंग, और सबसे ज्यादा एक्सीलरेट कौन का होगा बोलो, स्फेयर। क्यों, क्योंकि उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो क्या है, सबसे, समझ में नहीं आया बात, कम है। तो अगर आप बात करोगे सबके एक्सीलरेशन भी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। सबके एक्सीलरेशन के क्या रिलेशन आएंगे जरा बोलो, इसी से रिलेशन से देखना। पहला रिंग, अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन ऑफ रिंग, तो रिंग का एक्सीलरेशन कितना आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, रिंग के लिए कितना है बोलो 1, तो कितना आएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 जी साइन थीटा। दूसरा अगर मैं बात करूं किसके लिए, स्फेयर के लिए, तो स्फेयर के लिए ए ऑफ स्फेयर कितना आएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, ये वाला रोलिंग मोशन वाला जो अभी मैं पार्ट करा रहा हूं इसका इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ए ऑफ स्फेयर कितना आएगा जी साइन थीटा, स्फेयर का कितना है बोलो 2/5, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2/5 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 5/7, कितना जी साइन थीटा। तीसरा अगर मैं बात करूं किसके लिए, डिस्क के लिए, डिस्क और सिलेंडर के लिए, तो डिस्क और सिलेंडर के लिए अगर मैं बात करूं ए ऑफ डिस्क एंड सिलेंडर, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क और एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर क्या होगा बोलो सेम, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास कितना, ये आ जाएगा जी साइन थीटा। देखो आपको एंगल भी दे सकता है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, एंगल जो देगा आपको फिर उस समय कर लोगे आप। जी साइन थीटा 1 प्लस कितना बोलो, कितना आया था 1/2 आया था वो, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2/3 जी साइन थीटा।
लास्ट है आपके पास क्या, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के लिए अगर आप बात करोगे एक्सीलरेशन तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां रख दो भाई 2/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा 2/3, तो एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। तो ये है एक्सीलरेशन। जिस एंगल पे बोलेगा फिर वो एंगल आप रखते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने बोला कि एक क्वेश्चन दे दिया, रिंग जो है 45 डिग्री के एंगल पर है, रोल कर रही है, जो 45 डिग्री के एंगल पर बोलेगी तो यहाँ 45 रख दोगे, काम खत्म, ठीक है। अब इसमें चेक करो तो सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन कितना है, ये 1.5 है, ये 0.7 है, ये 0.66 है और ये 0.6 है, तो एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा किसका है, वही तो होगा जो पहले वाला रिलेशन आया था, सेम होगा, ए स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा। फिर डिस्क का आपके पास ए ऑफ डिस्क जो होगा किसके इक्वल होगा बोलो, ए ऑफ सिलेंडर, ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, और एंड में कौन आएगा बोलो, रिंग, एंड में कौन आएगा, ए ऑफ रिंग, लास्ट में आएगा रिंग, लास्ट में कौन आ जाएगी, रिंग। तो ये एक्सीलरेशन के रिलेशन होंगे, मतलब सबसे पहले कौन पहुंचेगा, आपको स्फीयर पर पहुंचेगा, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप टाइम के भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो तीसरा है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फिर से इक्वेशन बना लो फटाफट। देखो ये यहां पर से रिलीज किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पर ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं टाइम निकालने के लिए, एक्सीलरेशन हमको पता है, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, पहली इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, तो u तो 0 है, v इक्वल टू कितना आ गया, a इंटू टी आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, v बाई यू। देखो आपको ये मैथ्स मतलब इतना करने का तो हाँ टाइम कहाँ होता है, आपको ये रिलेशन याद होनी चाहिए क्या रिलेशन है करके, ठीक है। तो v बाई आपको, अच्छा v बाई कितना आ गया, a कितना आ गया, v बाई a, v की v हमको पता है, v निकाल रखा है, v की वैल्यू क्या थी जरा बताओ तो, √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई क्या, आर स्क्वायर। दूसरा आपके पास क्या बोलो, एक्सीलरेशन, ये कितना था, g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई कितना बोलो, आर स्क्वायर। ये देखो फोर्थ पावर है, ऊपर जाएगी तो एक पावर इससे कैंसिल आउट जाएगी, g से g भी कैंसिल आउट जाएगा, एक g यहां नीचे चले जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई साइन थीटा, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 2h, एक g यहां से जाएगा तो कितना आ जाएगा 2h बाई g, अंदर कितना आ जाएगा, एक पावर ये है, एक पावर कैंसिल आउट की तो एक पावर रूट के अंदर आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आएगा। अब जरा देखो सुनना, अब फिर वही बात आ गई, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसको पहुंचने में टाइम भी क्या लगेगा बोलो, सबसे ज्यादा लगेगा। सो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो, जिसका मतलब जिस बॉडी का जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो सबसे, ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक है, उसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा यहां लिख दे रहा हूं मैं, टाइम लगेगा। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो ज्यादा होगा उसको पहुंचने में टाइम भी कैसे लगेगा बोलो, ज्यादा, ठीक है। तो मैंने बोला सबसे लेट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, रिंग, तो रिंग को पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम टेकन बाय आपके पास क्या, रिंग,
सबसे ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि उसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो क्या सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद किसको पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा बोलो, स्फेरिकल शेल। किसको पहुंचने में टाइम लगेगा बोलो, स्फेरिकल शेल। लगेगा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जो डिस्क है और जो सिलेंडर है, इन दोनों को पहुंचने में टाइम कैसा लगेगा बोलो, सेम। इन दोनों को पहुंचने में कैसा टाइम लगेगा बोलो, सेम। और टी ऑफ अगर मैं बात करूं क्या, स्फेयर, स्फेयर को पहुंचने में सबसे, स्फेयर को पहुंचने में सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो टाइम का रिलेशन ये आएगा। वो तो वेलोसिटी से वाले से इसे क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई अगर रिंग का एक्सीलरेशन अगर सबसे कम आ रहा है, देन उसको पहुंचने में भी तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात बता दे रहा हूं, सुनना, एक क्वेश्चन ही करा दे रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर चल रहे हैं, सुनना। इफ अ सिलेंडर P rolls, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, एंड अ सिलेंडर Q स्लिप्स, ठीक है, विदाउट रोलिंग, समझना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए एक्सीलरेशन ऑफ p इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ q, ऑप्शन बी है एक्सीलरेशन ऑफ p इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ q, ठीक है। ऑप्शन सी है एक्सीलरेशन ऑफ आपके पास p इज लेस देन एक्सीलरेशन ऑफ q, ठीक है। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। यहां पर दो लाइन लिखी है मैंने, देखो है सिलेंडरी, एक सिलेंडर, देखो आइडेंटिकल सिलेंडर है, दोनों आइडेंटिकल, पी और, यहां पर भी लिख देता हूं मैं, पी और क्यू क्या है, आइडेंटिकल, पी एंड क्यू आइडेंटिकल, कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि एक स्लिप, देखो इफ अ सिलेंडर पी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिप नहीं कर रहा, रोल कर रहा, रोलिंग मोशन कर रहा है। तो रोलिंग मोशन जब करेगा तो सिलेंडर के लिए अगर एक्सीलरेशन अभी आपने निकाला होगा, अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन ऑफ पी, सुनना करा ध्यान से, कितना है, तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 होता है, तो कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा ये जी साइन थीटा, सुनते रहना। तो एक्सीलरेशन अगर मैं पी बात करूंगा तो 2/3 कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। ये किसके लिए है, पी के लिए है, एक बात करिए क्यू के लिए, क्यू कर रहा है, क्यू क्या कर रहा है जरा बताओ, स्लिपिंग कर रहा है, क्यू क्या कर रहा है बोलो, स्लिप, स्लिप। अब स्लिप मतलब एक ब्लॉक के स्लिप जब करता है, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, थीटा एंगल पर, अगर ये स्लिप कर रहा है तो ये आपके पास ब्लॉक स्लिप करने वाली कंडीशन आ गई। तो अगर आपको पता है कि इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा, mg sin थीटा इसको इधर लाएगा, स्लिप कर रहा है तो एक्सीलरेशन कितना होता है, याद है, व्हाटएवर विद द मास, व्हाटएवर विद द शेप। आपको ये समझ में आना चाहिए, जब कोई बॉडी स्लिप करे, स्लाइड कर रही है, तो एक्सीलरेशन कितना होता है, g sin थीटा। अरे होता नहीं होता है, याद है, वहां एनएलएम में पढ़ाया था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कितना होगा, जी साइन थीटा, खुद ही दिमाग लगा रहे हो, mg साइन थीटा को m के इक्वल, इसका मास अगर m इंटू a के इक्वल करो, m से m उड़ा लो, कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। अब मुझे बताओ इन दोनों में एक्सीलरेशन आपके पास सेम है, अलग अलग है। आपको पता होगा ये एक्सीलरेशन ज्यादा आ रहा है, ये एक्सीलरेशन कितना है, 0.6 है, ये कितना आ रहा है, 2/3 यानी कि 0.6, वो कितना है, 1 इंटू जी साइन थीटा, तो कौन ज्यादा हुआ, भाई वो ज्यादा हुआ। तो यह ध्यान में रखना, कोई बॉडी अगर स्लिप कर रही, क्या कर रही है, कोई बॉडी अगर स्लिप कर रही है, स्लिप, ये, देन उसका एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम वगैरह सबसे ज्यादा आ रहा होगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, वो पहले पहुंचेगा। मतलब इन सभी केसों में अगर अब क्योंकि रोल नहीं करती ना वो, इसलिए मैंने इन केसों में इंक्लूड नहीं किया, स्लिपिंग वाला केस, समझ में आई नहीं आई बात। अगर कोई बॉडी का स्लिप भी कर रही है, देन वो आपके पास इन सभी केसों में अगर आप देखोगे तो उसको पहुंचने में वो सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, उसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा। वो अलग बात है, रोल नहीं कर रहा हो, स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ आपके पास क्या, q इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ p, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर कोई, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था, अगर कोई इनमें अगर कोई स्लिप करने लग जाए तो उसका जो टाइम होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा, उसका जो एक्सीलरेशन होगा, सब बदलेंगे, और वो सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी जी साइन थीटा। जी साइन थीटा अगर आप देखोगे तो किसी का भी नहीं आया होगा एक्सीलरेशन, रिंग का आया होगा आपके पास, कितना आएगा, 1/2 आया था,
ठीक है, तो ये है रिलेशन सारे, ठीक है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे।